हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम है इश्क मेहरबा का सीज़न 2। तो चलिए नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि जोहान हॉस्पिटल आते ही इशाल से कुछ ज़्यादा ही रूडली बात कर लेता है और इशाल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अक़दस का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और सर्जरी भी काफ़ी अच्छी रहती है उसकी। उसके बाद ईशा जोहान को बोलती है कि तुमने इशाल से काफ़ी रूडली बात करी है, तुम उससे सॉरी बोलो। तो जोहान इशाल को कॉल करता है और उससे सॉरी कहता है और उससे मिलने का भी बोलता है। अब इससे आगे हमें पता नहीं था कि आप अप्पू से इस कदर मोहब्बत करते होंगे। आतिश बेंच पर सर हाथों में गिराए अकेला बैठा था। जब अरमान उसके साथ बैठा, उसको देखकर बोला, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी काफ़ी शिकनज़दा थे। वो अपनी हालत से काफ़ी लापरवाह था आज। इस वक्त उसको देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि ये आतिश लुगारी द मिस्टर कूल है, जो अच्छे अच्छों की बैंड बजाया करता था। मोहब्बत? आतिश ने उसका लब दोहराया। जी, और आप उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे? अरमान ने पूछा। जब उसके चेहरे से पट्टी उतर जाएगी तो जाऊंगा और मिलूंगा, लेकिन अब अगर ऐसे उसे देखूंगा तो मर जाऊंगा। आतिश किसी ट्रांस की कैफियत में बोला। सर्जरी सही से हो गई, उसकी मुबारकबाद आपको देनी चाहिए थी। वैसे कल जो हुआ उसके बहाने हमारी अप्पू का वो दाग भी मिट गया होगा, जो अक्सर उनको महरूमी में डाल दिया करता था। अरमान ने कहा तो आतिश ने गर्दन मोड़कर उसको देखा। वो निशान मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। खैर, ये बताओ कैसा निशान होता था उसके चेहरे पर? आतिश के मन में आया सवाल तो पूछ डाला। आपको नहीं पता क्या? क्या कभी आपने उनसे पूछा नहीं? अरमान ने पूछा तो आतिश का सर खुद ब खुद नफ़ी में हिला था। सही से याद नहीं, लेकिन उनके स्कूल या कॉलेज में ये हुआ था। दो ग्रुप में उनके अक्सर लड़ाइयाँ होती थी और एक शायद कोई बिगड़ा हुआ स्टूडेंट था। उसने गुस्से में शीशे की बोतल को खींचकर अपने मुखालिफिन पार्टी को मारने के लिए फेंकी तो जाने कैसे सामने अप्पू आ गई, उनको पता नहीं था, और वो बोतल उनके गाल पर ये जख्म छोड़ गई। अप्पू ने खुद से कभी उस लड़के का नाम ना लिया। बाबा ने तफ्तीश करवाई तो जो शख्स उनके सामने आया वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। तभी बाबा साहब ने उसको माफ़ कर दिया। आतिश के चेहरे की बदलती रंगत से बेनियाज अरमान उसको तफसील से बता गया था, जबकि आतिश बेयकीनी जैसी कैफियत में अरमान को देखता रह गया। तुमने ही तो कहा था ना कि चांद खूबसूरत अपने दाग की वजह से होता है, तो अपना बदला भी हमने ले लिया और तोहफे में तुम्हें दाग भी दिया। कानों में अक़दस के अल्फाज गूंजे तो आतिश को अब समझ आया कि अक़दस ने उसके साथ शादी की पहली रात ये क्यों किया था। उसको बेख्तियार अपनी कम अक्ली पर अफसोस हुआ था। उसने अब जाना कि जिस दाग ने उसको अट्रैक्ट किया था, जिस दाग का वो दीवाना था, वो दाग भी अक़दस को उसकी करम नवाजी की बदौलत हुआ था। और उसको ये भी पता लगा कि अक़दस क्यों उससे इतना ख्वार खाती है, क्योंकि वो जानती थी, उसको याद था कि वो जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसमें किसी और का नहीं, बल्कि अनजाने में ही सही, लेकिन आतिश लुगारी का हाथ था। माजी 15 साला आतिश अपनी क्लास रूम में दाखिल हुआ तो अपनी सीट पर एक चिट देखकर उसको ताज्जुब हुआ, लेकिन जब उस चिट को हाथ में लेकर खोलकर देखा तो उसमें बड़ा सा लूजर लिखा था, और ये पढ़कर उसका खून खोल उठा था, क्योंकि क्लास में जो स्टूडेंट थे वो केका लगाने लगे थे। अपने बैग को सीट पर रखता वो कप फोल्ड करता गुस्से से क्लास से बाहर आया था। एक के हाथ में शीशे की बोतल देखकर उसको जाने क्या सूझी, जो उसके हाथ से वो बोतल छीनता ग्राउंड में आया, जहां बच्चे फ्री पीरियड में खेलने में मसरूफ़ थे। लेकिन आतिश लुगारी की मितलाशी नजरें इस वक्त किसी और को देखना चाहती थी, जो जल्द उसको नजर आ गया था अपने दोस्तों के साथ केका लगा रहा था। उसको ऐसे देखकर वो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाता हाथ में पकड़ी बोतल को देखने लगा। उस बोतल को पूरी कुव्वत से अपने बाजू पर मारता वो मुस्कुराकर बाजू से बहते पहले अपने खून को देखने लगा। फिर वो बोतल साजिद के चेहरे का निशाना लेकर उसकी तरफ फेंकी, लेकिन उससे पहले वो बोतल साजिद को लगती कोई अचानक से सामने आ गया तो आतिश हक्का बक्का सा उसको देखने लगा। जहाँ कोई बच्ची जोर से चीखें मार रही थी, उसको महसूस हुआ जैसे वो उसको बहुत जोर से लगी थी। उसके गिर्द बच्चों का झरमट जमा हो गया था। अपने बालों में परेशानी से हाथ फेरता वो गोमू की कैफियत में वहीं खड़ा रहा था। पहला ख्याल आया कि जाकर देखे कि किसको लगी और कहाँ लगी,
लेकिन अभी वो अपनी सोचों में था जब उसके दोस्त खींचकर उसको वहां से ले गए थे। सोफे पर बैठे भाव छालते आतिश ने सख्त लहजे में अपने माँ बाप से कहा, जो मुलाजमिन से कहकर उसका सामान पैक करवा रहे थे। 5 से 8 साल इशाल अपनी गुड़िया को पकड़े यकटक उसको देख रही थी, जिसका पूरा चेहरा सुर्ख था और उसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू हैव डन टुडे? वर्दा लुगारी ने काट खाती नजर से उसको देखकर कहा। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सुना आपने? अपनी जगह से उठता वो चीख कर बोला, चटक। वर्दा लुगारी ने एक जनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा था, जिस पर इशाल सहम कर उन दोनों को देखने लगी। चीखना चिल्लाना मारना पीटना बस यही काम है जो तुम्हें आता है। महंगी से महंगी तालीम तुम्हें इखलाकियत हासिल करने के लिए दिलवा रहे हैं और तुम वहां जाकर मजीद बदतमीजियों पर उतर आए हो। वर्दा बेगम सख्त नजर से उसको देखकर कहा, जिसका सांस गुस्से की शिद्दत से फूल गया था। मॉम ने आतिश भाई को मारा। आफाक लुगारी जो कॉल सुनने के लिए वहां से उठ गए थे, वो जब वापस आए तो इशाल ने बताया, अपने कमरे में जाओ वरना तुम्हें भी एक खींच कर लगाऊंगी। जब से ये दोनों मेरी जिंदगी में आए हैं मेरा जीना अजीरन कर दिया है। वर्दा लुगारी ने खा जाने वाली नजर से उसको देखकर कहा तो उसका हलकता खुशक हुआ था। उसको क्या डरा रही हैं? मुझसे बात करें आप। डरी हुई इशाल को गोद में उठाता आतिश अपनी माँ को घूरने लगा। कंट्रोल योरसेल्फ, यू आर टॉकिंग टू योर मदर नॉट टू एनीवन एल्स। आफाक लुगारी उसको झड़क कर बोले, ये माँ तब कहाँ होती हैं जब हमें इनकी सख्त जरूरत होती है। 2 दिन पहले ऐश बुखार की शिद्दत से मरने के करीब थी, इनको पता था, लेकिन जाने कहाँ तब इनकी ममता मरी हुई थी। इनको पार्टियों से फुर्सत मिले तो पता होना इनकी औलाद भी है। मेरी तो खैर है, मेरी छोड़े मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अगर बच्चा कैरी इनसे नहीं हो सकता तो अबॉर्शन करवा लिया करे ना। ऐश को जन्म देकर मुलाजमों के आगे फेंक देती हैं जैसे वो इनकी जिम्मेदारी है। आतिश आफाक लुगारी की बात पर भड़क उठा था। बात की तवील देने की जरूरत नहीं, ऐश मुझे दो और खुद लंदन जाने की तैयारी करो। तुम्हारा इलाज वहीं हो सकता है, हमारे हाथों से निकल चुके हो तुम। इशाल को उससे लेती वर्दा लुगारी संजीदगी से बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और मैं चला भी गया तो पीछे कौन ऐश का ख्याल रखने वाला है। मुलाजमीन तो आपकी जाने किस खराब बर्तनों में इसको खाना देती हैं, और कभी आपने ऐश का लंच बॉक्स देखा है? किस कदर उसमें से स्मेल आती है। कभी उसकी होमवर्क की कापियां देखी हैं? आए दिन टीचर की तरफ से कोई ना कोई नोट निकलता है उसमें, और आप लोगों ने जो एहसान किया है न ट्यूटर रखकर, वो पढ़ाता वराता कुछ नहीं है, उल्टा उसको बिगाड़ता है। आतिश हाथों की मुट्ठियों को बीच कर गैज़ो गजब के आलम में धाड़कर बोला, इसकी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। आज जो तुमने कारनामा किया है ना, उसका अंजाम बहुत भयानक निकल सकता है। किसी आम इंसान की बेटी नहीं, भाड़ में जाए जिसकी भी बेटी थी वो। मेरा कोई कसूर नहीं था, बीच में आने का शौक उसको था और अब भुगते उसका अंजाम। मैं आतिश लुगारी हूँ, डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं, और उसमें ये भी शामिल होते हैं। वर्दा लुगारी की बात को दरमियान में काटता वो आखिर में आफाक लुगारी की तरफ इशारा करने लगा, जो उसकी बात पर सर झटक कर रह गए थे। जेल हो सकती है तुम्हें, तुम्हारा फ्यूचर मुतासिर हो सकता है, बात को समझने की कोशिश करो। वर्दा लुगारी ने इस बार कुछ नरम लहजे में उसको मुखातिब किया। हमारा कोई फ्यूचर नहीं, मेरा फ्यूचर मुतासिर नहीं होगा। मैं जानता हूँ आपका शौहर हर चीज को खरीदने की ताकत रखता है और ये सब मामला भी वो खुद से संभाल देगा। सोफे पर बैठकर कहता वो उनको सुकून गारक कर गया था। इस कदर बद इखलाक क्यों हो? आफाक लुगारी ने बड़े जब्त से सवाल किया। इखलाक का दर्स देने वाले वालिदैन मसरूफ रहते हैं, जवाब तुर्नियत आया था। आतिश मेरी जान, तुम्हें किस चीज की कमी है जो ऐसा जहर उगलते हो? अपना मिजाज देखो, इतनी सी उम्र में अगर यूं चीख कर बात करोगे तो दिमाग की नसें भी फट सकती हैं तुम्हारी। खुद पर काबू पाना सीखो, अपने गुस्से को काबू में लाओ, गुस्से को खुद पर हावी होने ना दो। वर्दा लुगारी उसके साथ बैठकर बोली, ये बात पहले समझाती तो शायद मैं समझ जाता, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। आतिश ने काफी संजीदगी से कहा, जब तक स्कूल वाला मामला हल नहीं होता तब तक के लिए तुम्हारा यहाँ से दूर रहना बेहतर होगा। आफाक लुगारी ने तहम्मुल से कहा। फाइन, पर ऐश भी मेरे साथ आएगी। आतिश ने आराम से कहा तो इशाल की आंखों में चमक आई थी। मैं भी भाई के साथ जाऊंगी। इशाल खुश होती ताली बजाकर खुशी से उछलकर बोली तो वो इतने टेंशन में होने के बावजूद भी मुस्कुरा पड़ा था। ऐश बच्ची है, अभी तुम्हारे साथ कैसे आ सकती है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। तुम बस वहां जाकर अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर देना, किसी दूसरी चीज पर इन्वॉल्व होने की तुम्हें कतन कोई जरूरत नहीं। ऐश से फोन पर बात करना,
बुआ ऐश का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। बर्दर लुगानी ने उसको देखकर रसानिया से कहा, बुआ को आप लोग अभी काम से फारिग करें। उसकी लापरवाही से ऐश मरने के दर पर थी। आतिश तेज में आकर बोला, नो, बुआ को मत भेजना कहीं। ऐश झट से बोली, वो अच्छी नहीं है, वो तुम्हें उस दिन एक्सपायर दवा पिलाने लगी थी। आतिश ने उसको देखकर संजीदगी से कहा, आई लव बुआ, वो यहाँ से नहीं जाएगी। मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, वो बहुत प्यार करती हैं मुझसे। ईशा मिनमिनाकर बोली, इसको छोड़ें, आप पहली फुर्सत में उसको काम से फारिग करें। ऐश के लिए किसी अच्छी बेबी केयर टेकर का इंतजाम करें जो एजुकेटेड हो। उसको संभालना आपकी बस की बात नहीं। आतिश इशाल को इग्नोर करता उनसे बोला, बुआ कहीं भी नहीं जाएंगी, आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। इशाल अपनी जगह से उठकर इस बार गुस्से से बोली, लो जी, अब ये चुटकी भी गुस्से से बात करेगी। ये आतिश सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें गुस्सा करता देखकर इसका मिजाज भी ऐसा बन गया है। वर्दा लुगारी इशाल को देखकर आतिश से बोली, डोंट बी एंग्री, अ न्यू केयर टेकर विल कम फॉर यू। आतिश ने उसको देखकर नरमी से कहा, सारी मुलाजमाएं मुझे न डांटती है, लेकिन बुआ बहुत अच्छी हैं, वो यहाँ से नहीं जाएंगी। इशाल अपनी जगह बजत थी। वो तुम्हारी माँ नहीं जो तुम उसके लिए यूं परेशान हो रही हो। वर्दा लुगारी चिढ़कर बोली, आप सब मेरी बात सुन लो, अगर वो यहाँ से गई तो मैं आप में से किसी से भी बात नहीं करूंगी। इशाल अपना गाल फुलाए उनको देखकर बोली, ऐश। आतिश ने तुम्बिया करती नजर से उसको देखा, मेरे डॉगी को भी आपने मारा था और अब वो को मुझसे दूर कर रहे हैं। इशाल रूहान सी हो गई थी। उसने तुम्हारे पाँव को काटा था ना, इंजेक्शन लगे थे तुम्हें, और तुम क्या चाहती थी, उस जानवर को तुम्हारे पास पास छोड़ देता ताकि दोबारा तुम्हें नुकसान पहुंचाए। आतिश उसको तपी हुई नजर से देखने लगा। यू आर बैड पर्सन एंड आई डोंट लाइक यू। इशाल इतना कहती अपनी गुड़िया को फेंक कर वहां से भाग गई थी। ऐश मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया था, वो सब के लिए खतरा था। आतिश ने पीछे से उसको आवाज देते कहा, लेकिन इशाल सुन ना पाई थी। उसको छोड़ो, इसके नखरे खत्म नहीं होते, तुम बस फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी फ्लाइट है फिर। बदर लुगारी ने उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, वो कौन थी? बोतल क्या ज्यादा लगी थी उसको? मैं सोच रहा था मुझे एक बार उनसे मिलकर माफी मांग लेनी चाहिए, जाने में या अनजाने में, लेकिन चोट तो उसको मेरी वजह से आई है। आतिश का दिमाग थोड़ा पुरसुकून हुआ तो उसने कहा, जिस पर वो दोनों सर पकड़कर उसको देखने लगे, कोई जरूरत नहीं, सारा कुछ हैंडल हो गया है। जो कारनामा तुमने सर अंजाम किया है उसका इल्जाम ड्राइवर के बेटे पर लगाया है, मसला नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारा नाम सामने आया तो सब लोग कहेंगे कि आफाक लुगारी का बेटा जहनी मरीज है। आफाक लुगारी उसको झड़क कर बोले, मैं पागल नहीं। आतिश ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा वीक पॉइंट है। ये जब तुम्हें आता है तो तुम्हें किसी चीज का होश नहीं रहता। ऐसा नहीं होता, गुस्से से मामला बिगड़ जाते हैं, इनको आराम से हैंडल किया जाता है। बर्दा लुगारी ने संजीदगी से कहा, कूल, बट मैं ऐसा ही हूँ, जबान से ज्यादा हाथों से बात करने में मजा आता है। आतिश भी जवाबन संजीदगी से बोला तो वो दोनों बस उसको देखते रह गए। हाल अब कहाँ खो गए? अरमान ने उसके आगे हाथ लहराया तो आतिश जैसे होश में आया। यही हूँ, मुझे कहाँ जाना है? अपनी हालत को ठीक करता वो बोला, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने अपो अकदर से शादी की, वो जैसी थी आपने वैसे उनको कबूल किया। अरमान ने उसको देखकर कहा तो आतिश कुछ बोल ना पाया। वो बस सोच पाया कि अगर इन सबको पता लग जाए कि अकदस के चेहरे पर जो निशान है वो उसकी बदौलत आया था, तो क्या उसके बावजूद भी इन सब का रवैया ऐसा होगा? क्या बात है? कैफे आकर इशाल ने जोहान को देखकर पूछा, बैठो। जोहान ने उसको बैठने का इशारा किया तो इशाल एक नज़र उस पर डालती सामने वाली सीट पर बैठ गई। मैं अगेन सॉरी करूँगा, मुझे वाकई में तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, जोहान ने उसको बैठते ही कहा। अच्छा हुआ जो तुमने मुझसे ऐसे बात की, तुम्हारे रिएक्शन ने मेरी आंखें खोल दी, इशाल ने संजीदगी से कहा। मैं समझा नहीं। जोहान को वाकई में समझ नहीं आया। तुमने जिस तरह कल मुझसे बात की, जाहिरी बात है अब जिंदगी में जब कभी तुम्हें गुस्सा आएगा तुम ऐसे बात करोगे, इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे शादी का ख्वाब देखना ख़त्म कर दूं। इशाल ने कहा तो जोहान खामोश हो गया। तुम दिल से बोल रही हो ये? जोहान ने पूछा। जबान से बोल रही हूँ, इशाल ने कहा तो उसने गहरी सांस भरकर उसको देखा।
میں نے ڈیڈ سے بات کر لی تھی اور انہوں نے مام سے میری فیملی میں اب یہ بات پھیل گئی ہے تو اب تم اپنی بات سے مکر نہیں سکتی اور نہ میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں، زوہان نے اشارے اٹھا کر لاپرواہ انداز میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اشار نے اس کو گھورا۔ ہر بار وہ نہیں ہو سکتا جو تم چاہتی ہو، اس بار تمہیں میری بات ماننی ہوگی، زوہان اس کے برعکس کافی سنجیدگی سے بولا۔ جو بھی، پر مجھے ایسے شخص سے زندگی نہیں گزارنی جس کا اپنے غصے پر اختیار نہ ہو، اشال نے اسے جھٹک کر کہا۔ تم سکھا دینا، پھر میں اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لوں گا، زوہان نے کہا تو اشال آنکھیں چھوٹی کی اس کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ زوہان کو اس کا ایسا دیکھنا سمجھ نہیں آیا۔ تم میرے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو؟ اشال نے پوچھا۔ نہیں تو؟ زوہان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ پھر؟ اشال نے اپنی آئیبرو اوپر کیے پوچھا۔ میں نے بس یوں ہی ایک بات کی، زوہان نے کہا۔ تم رومانٹک بننے کی کوششوں میں ہو، اشال نے کہا تو وہ دوبارہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگا۔ میں ایسی کوشش کیوں کروں گا؟ زوہان نے پوچھا۔ وہ تمہیں بہتر پتا ہوگا، اشال نے شانے اچکا کر اس سے کہا۔ کافی پیو۔ ویٹر ان کے سامنے کافی کے کپ رکھ کر گیا تو زوہان نے اس سے کہا، تم نے کوئی خاص بات کرنی تھی؟ اشال نے کافی کا کپ پکڑے اس سے پوچھا۔ تم مجھے آواز سے کافی اپسیٹ لگی تھی، زوہان نے بتایا۔ تو؟ اشال کو سمجھ نہ آیا۔ تو مجھے لگا مجھے تمہاری غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے، زوہان نے بتایا۔ کیسی غلط فہمی؟ اشال کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تم نے مجھے کافی غلط سمجھ لیا ہے جبکہ میں ایسا نہیں ہوں، زوہان جانے کیوں اس کو وضاحتیں دے رہا تھا۔ یہ بات اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بس اس کو آج اشال کا ایسا اجنبیوں بھرا برتاؤ پسند نہیں آیا تھا۔ پھر تم کیسے ہو؟ اشال نے پوچھا۔ جیسا تم نے سوچا تھا ویسا ہوں، زوہان نے کہا تو سر جھکاتی وہ ہنس پڑی۔ کیا ہوا؟ تم ہنسی کیوں؟ زوہان کو سمجھ نہیں آیا۔ ہنسنے پر پابندی ہے کیا؟ اشال نے پوچھا۔ نہیں، پر وجہ تو معلوم ہونی چاہیے ورنہ مجھے لگے گا کہ تم مجھ پر ہنس رہی ہو، زوہان نے کہا تو وہ سیریس ہوئی۔ تم گرین فلیگ ہو اور مجھے بھی تمہارے جیسا کوئی چاہیے تھا، زوہان کی بات کو اگنور کرتی وہ بولی۔ گرین فلیگ؟ زوہان کو اس کی بات کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ تمہارے ڈیڈ سے میں مل چکی ہوں، وہ کافی سوبر سے نائس پرسنالٹی کے مالک ہیں اور میں تم سے بھی یہ توقع رکھوں گی کہ تم ان کی طرح ہوگے، اشال نے اس کی بات کے جواب میں محض یہ کہا۔ کیا ڈیڈ سے مل کر تم نے مجھے پسند کیا تھا؟ زوہان نے پوچھا۔ نہیں، اشال نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ پھر بس میں چاہتی ہوں جیسا میرا پاسٹ رہا ہے میرا فیوچر ویسا نہ ہو، اشال کے لہجے میں سنجیدگی کا عنصر نمایاں تھا۔ اگر پسند کر لیا تھا تو اب اپنی پسند پر یقین بھی رکھو، زوہان نے اس کی بات جیسے ساری جان لی تھی۔ یقین ہے، اگر نہ ہوتا تو تمہارے کہنے پر تم سے ملنے نہ آتی، اشال نے جتایا تو زوہان نے سر خم کیا۔ تمہاری اپو ٹھیک ہو جائے تو اپنے پیرنٹس کو بھیج دینا، اشال نے کہا۔ انشاءاللہ، زوہان نے اس کو دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ سے کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ آج اقدس کے چہرے سے پٹی اتر گئی تھی اور اس کے ایسے وقت میں آتش اس کے ساتھ بیٹھا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو ہاتھ میں مرر پکڑے ہر اینگل سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ زوجا؟ اس کو کچھ بھی نہ بولتا دیکھ کر آتش نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ تم کیوں آئے ہو ہماری زندگی میں؟ اقدس نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تو وہ لب بیچ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کو اقدس کا ایسے کرنا پسند نہ آیا تھا پر وہ مزید اس کو خود سے بدگمان کرنا نہیں چاہتا تھا، تبھی اس کی حرکت کو نظر انداز کر گیا۔ زوجا؟ آتش نے نرمی سے اس کو پکارا جو اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم سے مخاطب نہ ہو آپ، اقدس جذباتی انداز میں چلائی تھی۔ مجھے پتا تھا تمہارا ری ایکشن میرے ساتھ ایسا ہوگا، میں تبھی خود پر جبر کر کے اتنے وقت بعد تمہارے سامنے آیا، لیکن پھر بھی تمہارا برتاؤ ایسا ہے میرے ساتھ۔ آتش کو افسوس ہوا۔ فرق پڑتا ہے تمہیں؟ اقدس طنز نظر سے اس کو دیکھنے لگی۔ فرق کیوں نہیں پڑے گا، تم میری بیوی ہو اور میں اپنی تذلیل برداشت نہیں کروں گا، آتش سنجیدگی سے بولا۔ ہمیں تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اقدس کو اس سے چڑ ہونے لگی۔ کیوں نہیں رہنا؟ میرے ساتھ نہیں رہنا تو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ آتش نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ وہاں جہاں تمہاری پرچھائی تک نہ ہو،
अकदस नफरत भरे लहजे में बोली, जानता हूँ तुम्हें मेरा खूबसूरत चेहरा पसंद नहीं, लेकिन डार्लिंग, दिलबरे जान, जहाँ तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। वैसे आईना गौर से देखो, तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा निखर गया है। आतिश अपनी टोन में वापस आता उसको देखकर बोला, हमें नहीं देखना अपना चेहरा, तुम जाओ, हमें ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना जिसको रिश्तों की कदर ना हो, जिसको अपनी इकलौती बीवी की फिक्र ना हो। अकदस ने उसको नागवार नजर से देखकर कहा, तो आतिश उसको बता ना पाया कि तुम फिक्र की बात कर रही हो, मेरा तो सांस रुक गया था तुम्हारे लिए। फिक्र तो बच्चों की करी जाती है, तुम कौन सा बच्ची हो? आतिश उसके गाल खींचकर बोला, आई हेट यू। अकदस ने दोबारा से उसके हाथ झटके, आई लव यू टू। आतिश अपने सिर पर हाथ रखता दिल फरेब लहजे में बोला, तो अकदस तब उठी थी, ऐसे भी शोहर होते हैं। अकदस रूहान सी हो गई थी, ऐसे शोहर होते हैं, लेकिन किस्मत वालों को मिलते हैं, और तुम किस्मत वाली हो। आतिश मजे से बोला, अल्लाह तुम्हारे जैसा शोहर किसी को ना दे। अकदस काट खाने वाली नजर से उसको देखकर बोली, बिल्कुल मेरा जैसा कोई और नहीं हो सकता, और ना किसी की किस्मत अकदस आतिश लुगारी जैसी हो सकती है। तो बेफिक्र रहो, मैं या मेरा डुप्लीकेट किसी और का नहीं होगा। हाँ, हमारा बच्चा हो सकता है। आखिर में आतिश आंख का कोना दबाकर बोला, तुमसे बस बेशर्मी वाली बातें करवा लो। अकदस अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, यहाँ देखो। आतिश ने उसके दोनों हाथों को अपने गिरफ्त में लिया था। क्या है? फाड़ खाने वाला अंदाज। तुम्हें लगता है कि आतिश लुगारी को अपनी इकलौती पर्सनल बीवी, जो पूरे 32 साल इंतजार करवाने के बाद मिली है, उसको वो उसकी कदर नहीं करेगा? आतिश ने मुस्कुराहट जब्त किए उससे सवाल किया, तो अकदस खामोश रही। चुप क्यों हो? आतिश ने पूछा। हमारे घर वालों को वापस क्यों भेजा? वो हमें अपने पास रखना चाहती थी। अकदस के जवाब पर वो खासा बदमजा हुआ था। इतने साल रही हो वहाँ, अभी तक तुम्हारा वहाँ से दिल नहीं भरा? थोड़ी चेंजिंग लाओ जिंदगी में। आतिश तासुब से उसको देखकर बोला, आप कभी हमारी बात नहीं समझेंगे। अकदस भी तासुब से उसको देखने लगी। तुम क्या चाहती हो? चिकन आलूद कपड़े पहनकर, बालों को पेशानी पर लापरवाह अंदाज में छोड़कर, आंखों को सुर्ख करके, ब्रेड बढ़ाकर मैं तुम्हारे सामने आता और कहता, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं फिर जीते जी मर जाता। मुझे तो अभी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करके 20-25 बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनको बच्चों को बड़ा करके उनके बच्चों की शादी करवानी है। हाँ बताओ, ये इमोशनल तकरीर करता तो तुम्हें यकीन आ जाता कि मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है। आतिश उसको कंधों से थामकर उसकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से चूर लहजे में बोला, तो अकदस हौंक बनी उसका मुंह देखने लगी। तुम ना हमें माफ कर दो। अकदस से झटक कर बोली, मैं कल के बुरे दिनों को याद करने का आदी नहीं हूँ। आतिश ने इस बार जो कहा उस पर वो चुप रह गई। तुम मेरी जोजा हो, मेरी उम्र भर की साथी, तुम्हारे बगैर मेरा वजूद अधूरा है। मैं लफ्जों में ना भी कहूँ तो खुद ही जान लिया करो। आतिश लोवारी तुम्हें परेशान देखकर बेचैन हो जाता है। आतिश उसको चुप देखकर मजीद बोला, तो अकदस कुछ कहने के काबिल ना रही थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा इजहार उससे आतिश लुगारी ने किया था। आम लफ्जों में उसने उसको गहरी बात समझा दी थी। 1 मिनट। आतिश के सेल फोन पर कॉल आने लगी तो वो उठकर कमरे से बाहर आ गया। क्या बात है? कॉल उठाकर आतिश ने संजीदगी से पूछा। सर, साजिद ने भागने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ से जो कहा गया उसको सुनकर आतिश के तासुरात तन चुके थे। पकड़ के रखो, मैं आता हूँ। सरसराते लहजे में कहता वो कॉल कट कर गया था। 1 माह बाद। 1 माह गुजर चुका था और अकदस अब पहले जैसी ही हो गई थी। लुगारी फैमिली ने अपना इंतजाम दूसरे घर में कर लिया था। इशाल ने आफाक लुगारी को बोल दिया था जोहान उनके यहाँ आएगा। वो मानने को तैयार हरगिज ना थे, लेकिन आतिश ने उनसे बात की तो नाचार उनको हाँ करनी पड़ी थी। दूसरी तरफ साजिद को आसमान खा गया था, ये जमीन निगल गई, किसी को कुछ पता ना था। मीडिया में हलचल मच गई थी। उसकी गुमशुदा होने पर उसका बाप भी परेशान हो गया था। अपने सारे सोर्सेज उसने लगाए दिए थे, लेकिन अफसोस कुछ हाथ ना आया था। आफाक लुगारी ने बहुत बार आतिश से पूछा था, पर उसने कभी बताया नहीं। मजबूरन फिर उन्होंने पूछना ही छोड़ दिया। खाना लग गया है, आई थिंक वो खाना चाहिए। आज जुरेज, सुहान और पूरी कजन पलटन के साथ लुगारी हाउस जोहान और इशाल के रिश्ते की बात करने आया था। शादी की तारीख तय होने के बाद वर्दा लुगारी ने कहा तो सब उठकर खड़े हुए थे।
डाइनिंग हॉल में आकर हर एक ने अपनी जगह संभाली। जुहान को एक कतार में बिठा देखकर वो उसके एन सामने वाली चेयर पर बैठ गई। ईशा भी उसके साथ बैठ गई थी। जुहान के साथ जबकि अरमान था और फिर रयान सिकंदर का नंबर आता था। इन सारों को आतिश ने दावत दी थी, यहाँ आना। इशाल ने ईशा को देखकर सरगोशी नुमा आवाज में कहा तो उसने अपना कान उसके पास किया। फिर जाने इशाल ने उसके कानों में क्या कहा जिस पर ईशा के चेहरे पर मायने खस मुस्कुराहट आई थी। हानी, चावलों की प्लेट पास करना। रयान ने जोहान को देखकर कहा, आराम से, ये हमारे बाप का घर नहीं है। जोहान ने उसको घूर कर कहा, हमारे बाप का घर नहीं है, तेरा ससुराल तो है ना, इसलिए बातें कम और काम ज्यादा। रयान ने उसकी बात हवा में उड़ाई, लेकिन अभी जोहान उससे पहले कुछ कहता उसको अजीब महसूस हुआ। चावलों की प्लेट रयान को देता वो टेबल से थोड़े नीचे देखने लगा जहां इशाल का पांव उसके पांव के ऊपर था। ये देखकर वो सीधा होकर बैठा। इशाल को देखने लगा जो इसके ऐसे देखने पर शरारत आंख वोंग कर गई थी। जोहान की गली की हड्डी उभर के मौद्दम हुई थी। खा मैं रहा हूँ, चेहरा तेरा लाल हो रहा है। रायन ने जोहान की सुर्ख पड़ती रंगत देखकर कहा। तभी अरमान को खांसी का दौरा पड़ा था। तुम ठीक हो मान? जोहान खाने से हाथ उठाती फिक्रमंदी से अरमान को देखने लगी। जी जी जी। ईशा को देखता वो हकलाहट ज़दा आवाज में बोला। गला खंकारता जोहान इशारों किनारों इशाल को बाज रहने का कहने लगा, लेकिन उसके पांव तो अब उसकी टांग पर था। जोहान को अपना वहां बैठना महाल लगा और यही हाल अरमान का था। ईशा का ठंडा पांव अपने पांव से गुजरता टांग पर महसूस करता काफी परेशान हो गया था। उसको समझ में नहीं आया कि क्या करे। वहां से उठना भी आसान न था क्योंकि ईशा ने अपना पांव काफी मजबूती से उसके पांव के ऊपर रखा था। ये सारा कुछ रयान की मौजूदगी में हो रहा था, तो फिर कैसे मुमकिन था कि ये सब उसकी जेर निगाह से पोशीदा रहता। वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता, थोड़ा झुका तो उसको अपनी आंखों पर यकीन न आया कि ये सब उसके सामने खुल्लम खुल्ला क्या हो रहा है। मैं पैदा ही क्यों हुआ? पानी का गिलास मुंह को लगाता ये ख्याल बेसाख्ता उसके दिमाग में आया। हाय, मेरी भी कोई होती तो ये सब करती। रयान के अंदर अरमान जाग उठे, जिस पर कुछ सोचकर वो अपने एक पांव का शूज से आजाद करता खुद ही दूसरे पांव पर फेरने लगा। अब किसी भी तरह अपने सिंगल होने का गम उसको कम तो करना था ना। बालों में सफेदी आ जाएगी लेकिन दुल्हन नहीं आएगी मेरी। वो अपने ना आने वाले आंसू को साफ करता बेयानी से हाथ साफ करने लगा। क्या है ये? आतिश की नजर रयान पर पड़ी तो ताजुब से पूछने लगा। मेरे अरमान जो आंसू की शक्ल में बह रहे हैं। जवाब तुर्नियत आया था। कायल करना, नाक से भी ना बह निकले। आतिश ने कहा तो महा की हंसी निकल गई। वो दोनों जबकि इशाल और ईशा को अब मिन्नत करते नजर से देखने लगे। फिर तंग आकर दोनों ने अपना पांव खींचना शुरू किया तो इशाल और ईशा ने भी पानी का गिलास मुंह को लगाया। अचानक से अपना पांव उठा लिया तो वो दोनों धड़म से नीचे गिरे। उनके गिरने की आवाज पर वो दोनों जो पानी पीने लगी थी, सारा पानी मुंह से फुहारे की सूरत में छूट गया था। खैरियत है? ऐसी भी क्या खुशी जो फर्श पर नूरा फातिही बन गए। जहां सब लोग हैरत ज़दा होकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे, वहीं आतिश अपनी आदत से मजबूर होकर बोला तो वो मजीद बिला वजह शर्मिंदा से हो गए थे। अलबत्ता रयान के जलते दिल पर जैसे किसी ने ठंडी पूछाड़ कर दी थी। उसको अपने अंदर तवानाई सी महसूस हुई थी। मैं सिंगल ही हूँ और इनको मिंगल करने की पड़ी है। हाँ, मेरे सिंगल रहते हुए ऐसा तो पॉसिबल नहीं। खाने से भरपूर इंसाफ करता रयान खुद से बड़बड़ाने लगा। तुम ठीक हो? इशाल और ईशा उन दोनों की तरफ आई थी। सोहान और जुरेज जबकि अपने लाडले को गिरा देखने के बाद एक दूसरे को देख रहे थे। हम ठीक हैं, अरमान शर्मिंदा होता बोला। गिरे कैसे? सिकंदर ने हैरत से पूछा। सोए हुए थे क्या? और अब क्या ये दोबारा तुम्हें गिरकर दिखाए कि ऐसे गिरे थे? रयान को सिकंदर का सवाल बेतुका सा लगा था। तभी कहा जिस पर सिकंदर ने उसको घूरा जो खा ऐसे रहा था जैसे पीछे इसकी ट्रेन छूट रही हो। बैठ जाओ। कुर्सी को सीधा करती इशारा जोहान को कहने लगी जो उसको घूर रहा था। मेरा हो गया, जोहान ने बताया। क्या हो गया? इशार ने मुस्कुराहट दबाए पूछा। कुछ नहीं, जोहान तब कर बोला। हानी, तुम्हें हमने कुछ भी खाता हुआ नहीं देखा।
अकदस जोहान को देखकर फिक्रमंदी से बोली, मैंने भी कुछ नहीं खाया, ऐसा करो ये कबाब की प्लेट पास करो और रोटियां गरम लाओ, ये ठंडी हो गई हैं। जोहान के कुछ कहने से पहले आतिश दरमियान में बोल पड़ा, लाते हैं। अकदस उसको ताज्जुब से देखकर कहती उठ खड़ी हुई। आज तो मजा आ गया। ईशा ने हंसकर इशाल के हाथ में हाथ मारकर कहा। दोनों की शक्लें देखने लायक थी और वो नीली आंखों वाला तो छुई मुई बन चुका था। इशाल जोहान के बारे में सोचती हंसी से लोटपोट होने लगी थी। हाँ, पर उनके गिरने वाले अमल ने तो जैसे सारी बाकी की कसर को पूरा कर दिया था। ईशा ने लुकमा दिया। ये सब क्या था नीचे? वो अभी आपस में बातों में थी जब अचानक से जोहान इशाल के रूबरू और अरमान ईशा के मुकाबिल खड़ा होता उनसे मुखातिब होने लगा। क्या था? जोहान को देखती ईशाल ने उससे पूछा, तुमने वो क्यों किया? उसका जवाब दो। अरमान ईशा को घूर कर पूछने लगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था? इशाल जोहान को देखती बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट जब्त करने लगी। हमारे सामने यूं मासूम बनने की कोशिश मत करो। अरमान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता बोला तो ईशा की पुश्त दीवार से लगी। मजाक किया था तो तुम तो बुरा ही मान गए, ईशा ने मुस्कुराकर कहा। ऐसा होता है मजाक? जोहान तासुब से इशाल को देखने लगी। तो कैसा होता है? ईशा ने आंखें टपटपाकर मासूमियत से पूछा। ऐसे होता है। कहने के साथ ही अरमान ने उसको अपनी तरफ खींचा तो ईशा की आंखें पूरी खुली की खुली रह गई थी। वो हक तक से अरमान को देखने लगी जिसके चेहरे पर छेड़ने वाली मुस्कुराहट थी। ये क्या है? इशाल हैरत से जोहान को देखने लगी जिसने दीवार के दोनों एतराफ अपने हाथ रखकर उसके जाने के सारे रास्ते मसरूफ कर दिए थे। रोमांटिक बनना क्या तुम्हें आता है? हमने सोचा थोड़ी बहुत कोशिश हमें भी करनी चाहिए। अरमान अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर बोला तो ईशा की पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा अरमान कह रहा था। तुम फ्लर्टी नहीं बन गए? इशाल ने आंखें छोटी किए उसको देखकर पूछा। तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? बाहर तो सबके सामने काफी बोल्डनेस का मुजाहरा किया था। अरमान ने ईशा की पतली होती हालत पर बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल किया था। सोच रही हूँ कि ये अचानक तुम्हारे अंदर कौन सा जिन घुस गया। ईशा बोले बगैर न रह पाई। ये वो जिन है जो कुछ देर पहले तुम्हारे अंदर घुसा था। इशाल को अपनी नजर के हसार में लेकर बताने लगा। अगर वाकई तुम्हारे ऐसे इरादे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। ईशा एकदम उसकी तरफ बढ़ाती उसके कंधों पर अपने दोनों बाजू हायल करके कहने लगी तो अरमान की शौकी पल भर में गायब हुई थी। उसको रिटर्न में ईशा से ऐसे किसी अमल की तकवा न थी। क्या हुआ फ्यूचर में होने वाले शौहर? इशाल ने जोहान के हाथ पर हाथ रखकर कहा तो उसकी बदलती रंगत से लुत्फ अंदोज होती इशाल शरीर मुस्कुराहट से पूछने लगी, तुम काफी बोल्ड नहीं हो गई? अरमान अफसोस से ईशा को देखने लगा। तुमसे कैसी शर्म, तुम तो होने वाले शोहर हो। ये देखो अंगूठी। इशाल ने अपना हाथ जुहान के आगे लहराया। ये तुम्हारी मॉम ने पहनाई है मुझे आज। इशाल ने जैसे उसकी मालूमात में इजाफा किया। मनु का हो तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि तुम हदे फिलांग को। अरमान संभल कर उससे कुछ कदम दूर होकर बोला, निकाह के बाद कोई हद नहीं होती, बस जो निकाह के बाद होता है वो बेहद होता है और आज मंगनी हुई है तो जल्द निकाह भी हो जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो? इशाल आराम से उसको देखकर बोली, हमें लगता है कि खाला ने हमें आवाज दी है। अरमान ने फौरन से बहाना तराशा। आज वो दोनों जो खुद को काफी संजीदा जाहिर करते थे अपनी अपनी बंदियों की बातों और हरकतों पर स्टार प्लस के ड्रामों की हीरोइन की तरह छुई मुई सी बन गए थे। तुम्हें जाने की जल्दी क्यों है? क्या मैं खूबसूरत नहीं? इशाल ने मसनूई अफसोस भरे तासुरात अपने चेहरे पर सजाए। खाला की आवाज मैंने तो नहीं सुनी। तुम्हारे कान लगता है कि एक्स्ट्रा एक्टिव हो चुके हैं, तभी जो कोई बोल नहीं रहा वो तुम्हें सुनाई दे रहा है। ईशा अपनी मुस्कुराहट का गला घोटकर जवाब बन बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो, पर अगर थोड़ी शर्म करोगी तो और ज्यादा प्यारी लगोगी। इशाल ने उसके दूसरे हाथ पर भी अपना हाथ रखना चाहा तो जोहान घबरा कर बोला। उसने कब सोचा था कि इशाल ऐसी बेबाकी का मुजाहरा भी कर सकती थी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी को बेशर्म बोलते हुए? ईशा ने अरमान को घूर कर कहा तो उसकी सिटी गुम हो गई थी। मैंने तुम्हें बेशर्म नहीं बोला, वो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हया औरत का जेवर होती है। सुहान ने जल्दी से कहा। मान डार्लिंग, तुम्हें तो पता है ना मुझे ज्वेलरी अट्रैक्ट नहीं करती।
اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی عشا آنکھ وونک کیے بولی، جی موم آیا۔ اشار سے جلدی سے دور ہٹتا وہ اونچی آواز میں کہتا وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ایسا بے باک کبھی نہیں بن سکتا تھا جیسا مظاہرہ وہ دو لڑکیاں ہو کر کرنے لگی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو خود بولا تھا نا کہ تمہیں رومانٹک بننے کی کوشش کرنی ہے۔ علمان بھی جانے لگا تو عشا اس کا بازو پکڑ کر بولی، سب لوگ جانے لگے ہیں، وقت بہت ہو گیا ہے، تم بھی آ جانا۔ علمان بنا سانس لیے کہتا وہاں سے 9 تو 11 ہو گیا۔ تو ان دونوں کو ایسے بھاگتا دیکھ کر اشال اور عشا دل کھول کر ہنسی تھی۔ اس سٹوری کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، بائے بائے۔